हेलो एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनवायरमेंटल सीरीज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अच्छी है तो लाइक भी ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक रख रहा हूं जो बहुत पजलिंग माना जाता है। बेसिक एक्चुअल जो है मेरे पास जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। लेकिन सिलेबस में या फिर बहुत सारी जगह टेक्स्ट बुक पर दो टर्म्स का यूज़ होता है अर्थक्वेक से पहले। एक होता है डिज़ास्टर, दूसरा होता है हैज़र्ड। कंफ्यूजिंग ये होता है कि अब हमें ये नहीं पता चलता, या बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चलता कि डिज़ास्टर और हैज़र्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। डिज़ास्टर की अगर डेफिनेशन कंसल्ट करते हैं तो इसमें लिखा रहता है कि ये एक सडन और बहुत ही एब्रप्टिंग इवेंट होता है जो किसी कम्युनिटी पर आता है, उस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा लॉस करता है। इवन दो कभी पूरी की पूरी जो है कम्युनिटी वो इरेज कर देता है किसी लैंड पोर्शन से, या फिर कोई इकोनॉमिक लॉस होता है, या एनवायरमेंटल लॉस होता है, या फिर किसी सोसाइटी की जो एबिलिटी होती है रिसोर्स को ऑन करने की, वो डिसरप्ट कर लेता है। बड़ी बात यह है ये सडन होता है और लार्ज स्केल होता है। और इसमें एक और जो है कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि इसमें मोर देन 100 डेथ्स जो हैं अगर पाई जाएं तो हम उसी इवेंट को डिज़ास्टर मानते हैं। फर्स्ट सपोज डिज़ास्टर की मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो यह है कि डिज़ास्टर हो या हैज़र्ड हो, दोनों को सब कैटेगराइज करा जाता है। कैटेगरी नंबर 1 नेचुरल है और दूसरी जो है मैन मेड है। अब नेचुरल और अर्थ मैन मेड में दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। उनकी एग्जांपल्स में भी मैं आपको डिफरेंस करके सामने आपके रखूँगा। जैसे फर्स्ट सपोज इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें यही पता चलता है कि लार्ज स्केल डिसरप्शन या लार्ज स्केल लॉस अगर होता है और वो सडन होता है, ये रैंडम होता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, तो अगर ऐसा होता है वो इवेंट चाहे नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, कोई भी हो सकता है। अब नेचुरल की एग्जांपल्स में आपको फर्स्ट सपोज में अर्थक्वेक लेके बताता हूँ। जैसे कि 2008 में जो अर्थक्वेक हुआ था, आई थिंक 5 अक्टूबर 2008 एग्जैक्ट डेट अगर मैं कोट करूं तो, और उसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, करीब 50,000 लोगों की डेथ हो गई थी। तो ऐसा इवेंट जिसमें मोर देन 100 फैटलिटीज़ हैं या फिर प्रॉपर्टी लॉस है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो उस अर्थक्वेक जो अक्टूबर में हुआ था उसमें 2008 की बात है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, लार्ज स्केल लॉस हुआ था। चाहे प्रॉपर्टी को लेके देख लें, या फिर ह्यूमन मोर्टेलिटी को देख लें, या फिर इकोनॉमिक लॉस देख लें आप, तो बहुत लार्ज स्केल लॉस हुआ था। तो उस अर्थक्वेक को हम डिज़ास्टर की कैटेगरी में रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं मैन मेड एग्जांपल रखूँ आपके सामने, इसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 1984 में हुई थी, 3 दिसंबर 1984 अगर एग्जैक्ट डेट में कोट करूं तो। इसमें ऐसा हुआ था कि एक फैक्ट्री थी जिसमें पेस्टिसाइड प्रिपेयर करा जाता था, पेस्टिसाइड की प्रोडक्शन होती थी, और उसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, ये आप सब जानते हैं। रॉ मटेरियल प्रोसेस करने के लिए यूनिट लगे होते हैं, तो हीट चैम्बर्स थी, 4 हीट चैम्बर्स थी। तो उनमें ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है, वर्कर्स होते हैं जो मेंटेनेंस रखते हैं उसकी, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ कि चैम्बर नंबर 3 जो है वो उसमें लीकेज हो गया। तो उसके बीच में जो रॉ मटेरियल था MIC, मिथाइल आइसोसियानेट। ये गैसेस फॉर्म में था, ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा जाता है अंदर, तो गैसेस फॉर्म में था। जैसे ही वो, ये बहुत ही डेंजरस गैस होती है, जैसे ही आप इनहेल करते हैं तो ये पूरे सेल डैमेज कर लेती है आपकी बॉडी के। जो वर्कर उस वेल्व के पास था, जो वेल्व लीक हुई थी, उसने कोशिश करा कि मैं वेल्व को क्लोज़ करूं, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो उसका हाथ वहीं का वहीं रखा रह गया और
बिल्कुल उसकी जो सेल्स थे वो डैमेज हो गए, एक बोन्स बाकी बच गई थी खाली। और इसी तरीके से बहुत सारे वर्कर्स ने ट्राई करी, लेकिन 100 ऑफ वर्कर्स वहीं के वहीं विदाउट जो है टिश्यूज़ उनके डैमेज हो चुके थे। तो उसमें मिथाइल आइसोसियानेट रिलीज़ होने से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। एक तो वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ हो गई, उसके बाद वो गैस जहाँ तक भी स्प्रेड होती रही। गैस आप जानते हैं रैंडम मालिक्यूल्स होते हैं, जहाँ इनको स्पेस मिलता है वो वहीं चले जाते हैं। तो जिस एरिया तक वो गैस वहाँ स्प्रेड हुई, उस एरिया के सब लोगों को हेल्थ इफ़ेक्ट होने लगे, ऑन स्पॉट डेथ होने लगी। तो इस डिज़ास्टर के इसके बारे में अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं इसको हैज़र्ड की कैटेगरी में डाल रहा हूँ, डिज़ास्टर की। आप खुद डिसाइड कर लेना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैन मेड है। तो इसमें बहुत सारा जब लॉस हुआ तो रिहैबिलिटेट करा गया, पॉलिसी बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, रिहैबिलिटेट करा लोगों को उनकी जगहों से। करीब 60,000 पीपल को रिहैबिलिटेट करा गया, यानी कि उनको वहाँ से निकाल के किसी और जगह भेज दिया गया। तो वो लोग तो चले गए, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो गई, बहुत सारी डेथ हो गई। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो लोग वापस आए तब भी वो एबनॉर्मल थे, और आज भी उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी एबनॉर्मल हैं, क्योंकि उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ा है। इकानमी पर तो पड़ा ही पड़ा है, और उसके बाद पब्लिक की हेल्थ पर तो पड़ा ही पड़ा है। अब एनवायरनमेंट पर भी इसका इम्पेक्ट पड़ा है। जैसे प्लांट्स बॉडीज़ थी वहाँ पर, बहुत सारे प्लांट्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई। इवन दो हाँ, आज भी कई प्लांट्स जो हैं स्पीशीज़ वहाँ की नेटिव जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं। और एनिमल्स पर अलग से हुआ, जो एनिमल्स थे अब वो भी बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। सो इसी तरीके से जो लार्ज स्केल डैमेज होता है किसी इवेंट के द्वारा, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, उसको हम डिज़ास्टर की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी टर्म जो यूज़ करी जाती है वो टर्म है आपके पास हैज़र्ड। सो हैज़र्ड क्या होता है? हैज़र्ड में ऐसा होता है कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कंसिडर कर लेते हैं। अ हैज़र्ड इज़ एनी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डैमेज, हार्म और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स ऑन समथिंग और समवन। सो ये एक एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट होता है। पहली बात, ये सडन नहीं होता है, ये जो है किसी प्रोसेस के द्वारा जनरेट करा जाता है। ये भी मैन मेड हो सकता है या फिर नेचुरल भी हो सकता है। हाँ, इससे लार्ज स्केल डैमेज नहीं होता है, स्मॉल स्केल डैमेज होता है। फॉर सपोज इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है, उसके बाद एनवायरमेंटल लॉस भी हो सकता है, इक्विपमेंट लॉस हो सकता है, कुछ लोगों की जान भी जा सकती है। सो लार्ज स्केल डैमेज नहीं होता है इसमें। बेसिक जो डिफरेंस है डिज़ास्टर और हैज़र्ड में वो यही है कि डिज़ास्टर में लार्ज स्केल डैमेज होता है और हैज़र्ड में लार्ज स्केल डैमेज नहीं होता है। हैज़र्ड की एग्जांपल रखना चाहूँगा मैं आपके सामने। फॉर सपोज हैज़र्ड में ऐसा होता है कि फॉर सपोज आप किसी लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं, उस लेबॉर्ट्री में कोई लीकेज हो जाता है या फिर कोई इक्विपमेंट्स जो होता है उससे कोई भी केमिकल आपके ऊपर गिर जाता है या फिर वर्कर्स के ऊपर गिर जाता है, जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। सो डायरेक्टली उनको जो है हेल्थ लॉस होता है डायरेक्टली। फॉर सपोज अगर एसिड गिर जाता है तो एसिड से वही वर्कर्स उन्हीं को हेल्थ इफ़ेक्ट होता है जिनकी स्किन के कांटेक्ट में वो एसिड आया होता है। बाकी जो बाहर लोग होते हैं कम्युनिटी के या बाकी जो वर्कर्स जो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है तो उनको कोई इशू नहीं होता है। अभी इसकी बहुत सारे हैज़र्ड्स की यहाँ पर कैटेगरीज नज़र आप देख सकते हैं। वर्कशॉप हैज़र्ड, एग्जांपल ऑफ हैज़र्ड, एग्जांपल ऑफ हार्म काज्ड, जैसे थिंग नाइफ से अगर आप किसी को कट करते हैं वो भी एक हैज़र्ड है। सब्सटेंस फॉर सपोज कोई बेंजीन है, बेंजीन एक केमिकल है, सो बेंजीन से आपको ल्यूकीमिया हो सकता है अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है ये। तीसरा है मटेरियल, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से आपको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। सो इलेक्ट्रोक्यूशन होता है कि आपको जो लाइट होती है, फॉर सपोज ये जो 33 केवी की, 33 केवी मीन्स 3300 वोल्ट्स का जो करंट जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसका डायमीटर बढ़ जाता है क्योंकि ऑब्वियसली लाइट जो होती है ट्रांसवर्स वेव्स में ट्रैवल करती है, तो वो कैच कर लेती है। ऑलमोस्ट 3300 केवी की जो होती है वोल्टेज की होती है 3300 वोल्ट्स,
और उसकी जो लाइट होती है वो लगभग आपको 1 मीटर वायर की दूरी से भी आपको अलग प्रोडक्शन दे सकती है। इसी तरीके से 6400 केवी जो वोल्ट्स होती है, यानी कि 64 केवी, वो भी आपको कम से कम 2 मीटर या 1.5 मीटर की दूरी पर से बड़ी आसानी से शॉक दे सकती है। और इस तरीके से बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो मेन डिफरेंस यही है कि जो हैज़र्ड होता है इसमें लार्ज स्केल डैमेज नहीं होता है और डिज़ास्टर में लार्ज स्केल डैमेज होता है। तो सो हम अब अपने मेन टॉपिक पर मूव करते हैं। मेन टॉपिक हमारा है अर्थक्वेक्स। सो अर्थक्वेक क्या होता है? जनरली अर्थक्वेक में शेकिंग होती है, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, स्पेसिफिकली लिथोस्फेरिक पोर्शन। ये लिथोस्फेरिक पोर्शन चाहे ओशनिक क्रस्ट का हो या फिर जो लैंड पोर्शन है हमारा यहाँ का हो। इस शेकिंग में एक्चुअल में शेकिंग होती है किसी वाइब्रेशन से। ये वाइब्रेशंस किसी एक पॉइंट से जनरेट होती हैं और वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि किसी पॉइंट से वो वेव्स या वो वाइब्रेशंस क्यों ट्रैवल हो रही हैं। और वो जो वाइब्रेशंस होती हैं एक्चुअली वो वाइब्रेशंस एनर्जी होती है, वो एनर्जी रिलीज़ होती है किसी एक पार्ट ऑफ अर्थ के द्वारा। वो एनर्जी ट्रैवल करती है इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव जब भी ट्रैवल करती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसीज़ या वेवलेंथ में मेज़र करते हैं। सो डिफरेंट सोर्सेज से जो डिफरेंट वेव्स ओरिजिनेट होती हैं उन सब की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सेम केस यहाँ पर भी होता है, डिपेंड करता है रीज़न क्या है। अगर रीज़न ज़्यादा बड़ी है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है लार्ज स्केल पे, तो हो सकता है कि उसकी जो है शॉर्टर फ्रीक्वेंसीज हों और वेवलेंथ ज़्यादा हो। ये ध्यान रखें, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शंस हैं एक दूसरे के। अगर फ्रीक्वेंसी शॉर्टर है तो इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा है। शॉर्टर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि वेव्स बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाली होती हैं। सो जो बहुत जल्दी ट्रैवल करती हैं वो हो सकता है वो लार्ज स्केल नुकसान आपको पहुंचा सकें, लेकिन जो स्लो ट्रैवल होती हैं वो भी कोई कम डैमेज नहीं करती, क्योंकि वो बहुत स्लोली पास आउट होती हैं किसी एरिया से। तो वो ज़्यादा टाइम लेती हैं एक एरिया को शेक करने के लिए, तो ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है। अर्थ के पोर्शंस को देखें, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनर और आउटर कोर होती है। कोर जो होती है बिल्कुल इंटीरियर ऑफ अर्थ होता है। सो इंटीरियर ऑफ अर्थ होने की वजह से मेंटल और क्रस्ट के जो इसका कंटेंट्स हैं उसका दबाव रहता है, कंप्रेस्ड होती है। कंप्रेशन से प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ होते हैं कोर के, और प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के बनिस्बत वहाँ जो एलिमेंटल कंपोजिशन होती है, यानी कि पूरा अर्थ हमारा मैटर का बना हुआ है, तो ऑब्वियसली वहाँ भी कोई ना कोई मैटर तो होगा ही। तो वो मैटर कौन से एलिमेंट का है, कौन से एटम है? तो एटम और एलिमेंट तो स्टेट चेंज करते रहते हैं। आपने तो सुना है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में हो जाता है, गैस सॉलिड में कभी नहीं होता, ये ज़रा ध्यान में रखना। तो इस तरीके से वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा होने से वहाँ पर जो है स्टेट चेंज हो रही है लिक्विड की। जब स्टेट चेंज हो रही है तो वो किसी साइड फ्लो करता है जहाँ उसको स्पेस मिलता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो याद रखें सॉलिड्स के जो पैकिंग होती है, यानी कि सॉलिड्स जो भी मेटल होता है उनमें गैप्स बहुत सारे होते हैं, और जब वो सॉलिड मेल्ट होता है तो वो कम स्पेस लेता है। जैसे ये एग्जांपल आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर में बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपके पास अगर एक बॉटल है उसमें पानी भरें, बॉटल पानी भर के आप रेफ्रिजरेटर के बीच में रख दें, तो पता चलेगा जब वो फ्रीज़ होके आइस बन जाएगा पानी, तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। आप लेवल मार्क कर लेना पानी का, जब आप रेफ्रिजरेटर के बीच में रखेंगे तो आइस बनने पर उसका लेवल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब सॉलिड्स के बीच में काफ़ी गैप होते हैं। सो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो गैप अब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विड ज़्यादा कम्पैक्ट होते हैं। लिक्विड में कोई खास गैप नहीं होता है, कम गैप होते हैं या ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। तो वो गैप जो है ख़त्म हो जाते हैं, तब ऊपर वाली सरफेसेस को नीचे डाउनवर्ड मूव करने का मौका मिलता है। जब वो डाउनवर्ड मूव करते हैं तो उसमें पूरी अर्थ सरफेस कनेक्ट होती है, तो एक
उसको हम फॉल्ट बोलते हैं या फ्रैक्चर बोलते हैं। सो उस फॉल्ट या फ्रैक्चर की वजह से ऊपर वाली जितनी भी सरफेस एरिया होता है वो उसकी वजह से अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो जब वो पोजीशन चेंज करता है तो वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं। वही वाइब्रेशंस ट्रैवल करके जो है बाकी एरियाज तक जाती हैं और वहीं तक ट्रैवल करती हैं जितनी एनर्जी वो उनमें होती है। सो जिस पॉइंट से ये आप देख लें, फॉर सपोज इनर कोर देख लें डिस्प्ले पर, इनर कोर से अगर मान लो कोई फॉल्ट अराइज होता है तो वाइब्रेशंस वहाँ से ट्रैवल करती हैं। तो उस सेंटर को हम बोलते हैं हाइपो सेंटर, यानी कि फर्स्ट जहाँ से वाइब्रेशंस निकली हैं वो एनर्जी रिलीज हुई है, मान लो वो इनर कोर में है, उसको बोलते हैं हम हाइपो सेंटर। दूसरी वो जो वाइब्रेशन सबसे पहले outer क्रस्ट पर जहाँ पर हमें दिखती हैं, क्रस्ट पर सबसे पहले जहाँ पर वो रीच होती हैं उस सरफेस को आप एपी सेंटर बोलते हैं। सो वहीं से ही वो फिर मूव करती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनमें कितनी एनर्जी होती है, शेकिंग करती रहती हैं। वो डिफरेंट टाइप्स की वेव होती हैं। मैं नेक्स्ट आगे चलते हैं हम टॉपिक पे तो आपको मिल जाएंगी। सो एक और रीज़न भी हो सकती है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हो सकता है, ये स्लाइड्स करती हैं, टेक्टोनिक रेकरेंस होता है। हमारी अर्थ सरफेस जो होती है 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है और जो हैं 21 माइनर प्लेट्स होती हैं। सो ये जब अर्थ रोटेट और रिवॉल्व करती रहती है तो ये भी स्लाइटली अपनी पोजीशंस चेंज करती रहती हैं और स्लाइटली पोजीशन चेंज करने से कभी कभार ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती हैं। तो उससे इनकी या तो स्लाइडिंग हो जाती है या तो डायरेक्टली इनके बीच में कोलिजन हो जाता है। तो उसकी वजह से अगर आप फॉर सपोज हैमर को किसी और लोहे पर मारते हो तो ऑब्वियसली वो वाइब्रेशंस जनरेट करेगा। फॉर सपोज आपके घर में स्टील की प्लेट होती है, चम्मच से स्टील की प्लेट पर अगर आप ज़ोर से उसको लगाओगे, चम्मच से उसको प्रेस करोगे तो वहीं से आवाज़ काफ़ी टाइम तक आपको दिखती है और वो वाइब्रेशंस उस प्लेट की सरफेस पर काफ़ी टाइम तक रहती हैं। जितना ज़ोर से आप उसको उस पर जो है लगाओगे, जितने ज़ोर से आप उसको मारोगे या कंप्रेस करोगे तो वो उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस या उतने लंबे टाइम तक के लिए रहती है। सो सेम केसेस, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं या स्लाइडिंग होती है तो एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो वो ट्रैवल करती है। इसके लिए और भी बहुत सारे रीजंस हो सकती हैं। टेक्टोनिक प्लेट एक अकेला रीज़न नहीं है, एक वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है। वोल्केनिक इरप्शन में ऐसा होता है कि कभी कभार फॉर सपोज हमारी अर्थ सरफेस के इंटीरियर पर, हमारी अर्थ सरफेस के इंटीरियर पर जैसे ये देखेंगे आप, इसमें कलर दिखाए गए हैं अलग अलग। तो इनसाइड इनर कोर का जो कलर है वो काफ़ी ब्राइट सा आपको लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का जो मटेरियल है वो लिक्विफाई हो रहा है। तो लिक्विफाई हो रहा है, कभी कभार वो ऐसे उसमें गैसेस पोर्शन भी होता है, तो किसी तरफ उसका अगर फ्लो बनता है तो वो कभी कभार अपवर्ड उसको अगर स्पेस मिल जाता है इन केस तो क्रस्ट से आके ब्रस्ट होता है बाहर, यानी कि वहाँ से मटेरियल गैसेस या लिक्विड फॉर्म में जो भी होगा। आपने वोल्केनिक इरप्शन तो देख ही रखा होगा, उसमें यूट्यूब वीडियोज़ में आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा। तो वो एक किस्म का लावा जो होता है हमारी अर्थ की बाहरूनी सरफेस पर आता है, अंदर से पिघल के बाहर की सरफेस पर निकल आता है, बहुत सा धुआं होता है, बहुत हीट होती है उसमें, उसको लावा बोलते हैं। उसमें गैसेस भी रिलीज होती हैं, वो लिक्विड भी सामने आता है। सो जब वो इनसाइड ब्रस्ट होता है तो कोई भी चीज़ ब्रस्ट होती है तो ऑब्वियसली धमाका तो होता है उसका, लेकिन उसी धमाके की वजह से जो है वाइब्रेशंस इंटीरियर में पैदा होती और वही इंटीरियर से वाइब्रेशंस ट्रैवल करती हैं। और आर्टिफिशियल रीजंस भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल रीजंस जैसे आपके पास होता है कि ये देख लें यहाँ पर हाइपो सेंटर और वर्सेस एपी सेंटर लिख रखा है, मैंने आपको समझा दिया हुआ है कि हाइपो सेंटर होता है जहाँ से फर्स्ट रिलीज़ होता है, ये फोकस लिख रखा है यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हैं। सो फोकस को आप हाइपो सेंटर बोल सकते हैं, और एपी सेंटर जहाँ से पहली मर्तबा आपको आउटर सरफेस के ऊपर वाइब्रेशंस वो दिखती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि और भी बहुत सारे रीजंस हो सकती हैं। वो रीजंस फॉल्ट्स तो एक हो ही गया है, और उसके बाद ऐसा होता है कि आर्टिफिशली हम लेक या रिजर्वायर बनाते हैं, डैम बनाते हैं, है ना, पहले हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए बहुत बड़े बड़े डैम बनाते हैं। तो उस डैम बनाने के दौरान में क्या होता है कि हम आर्टिफिशली किसी लैंड सरफेस के ऊपर पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो एक सिंक बन जाता है। जब वो सिंक बनता है तो वहाँ से वाटर जो है डाउनवर्ड ऑब्वियसली मूव करता ही है।
तो वो सिंक बनने के कारण क्या हो जाता है कि जो लोअर सरफेस होती हैं उनमें फॉल्ट्स, ये क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, और उन्हीं क्रैक्स की वजह से अर्थक्वेक्स की जो है वो मात्रा बढ़ जाती है। तो रिसेंटली स्टडीज़ के मुताबिक ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा और भयंकर जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिसमें हम 1000 मेगावाट से ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बहुत बड़े होते हैं, जैसे टिहरी डैम हो गया गढ़वाल में। सो इस तरीके से जो है अर्थक्वेक्स आते हैं। इसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं रिक्टर स्केल से, इसका मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं। तो रिक्टर स्केल्स की जो रीडिंग होती हैं वो 0 to 9 होती है। क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि 9 से ज़्यादा क्यों नहीं होती। तो ये एक लॉगरिथमिक स्केल होता है, तो लॉग की जो रीडिंग होती है वो 0 to 9 ही होती है। रिक्टर स्केल इसको जो डिवाइस है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं। और सबसे यहाँ पर बताया जाता है कि जो 6 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का होता है रिक्टर स्केल पर, जिसकी रीडिंग 6 से ज़्यादा आती है तो वो काफ़ी डिज़ास्टर्स होता है, और उससे कम इतने डिज़ास्टर्स नहीं होते, वो मिडिल कैटेगरी में रखे जाते हैं। सो डिफरेंट एरियाज़ में आप अपने एरिया जो भी हमारी इंडिया में जितने भी आए हैं आप उनकी एक लिस्ट तैयार करें, और अर्थक्वेक्स जितने भी आए हैं उनकी लिस्ट तैयार करने के बाद आप ये डिक्लेयर करें कि कौन सा ज़्यादा डिज़ास्टर्स था, और किस को हम हैज़र्ड की कैटेगरी में डालते हैं और किस को हम डिज़ास्टर की कैटेगरी में डालते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट रिगार्डिंग दी बेसिक्स ऑफ अर्थक्वेक्स, कि इसमें होता क्या है एक्चुअल में, अगर वेव्स होती हैं किस किस्म की वेव्स होती हैं और ये वेव्स क्यों ट्रैवल करती हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आप ये भी देख लें कि स्लाइडिंग कैसे होती है। ये आपके सामने डिस्प्ले पर एक इमेज है, इसमें दिखाया गया है कन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कि ये एक्चुअल में कलर्ड हैं। दो अलग अलग कलर आपको दिख रहे होंगे, इन दो अलग अलग कलर के बॉक्सेस मिल रहे हैं, उस पर एरो बने हुए हैं। तो उस एरो में दिखाया जाता है कि एक जो है, मान के चलें जो दो अलग कलर के बॉक्स हैं, ये दो अलग अलग प्लेट्स हैं, तो एक प्लेट दूसरे से किस तरीके से क्लैश में आती है ना। कन्वर्जेंट बाउंड्री की तरफ देखें अगर आप इमेज फर्स्ट में बीच में, तो इसमें आपको एरोज दिखाया जाता है। जो ब्लू वाली है ये अपवर्ड मूव कर रही है और दूसरी डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसमें स्लाइटली स्लाइडिंग होती है। दूसरी में ज़रा देख लें, पहली में जो है स्लाइडिंग होती है लेकिन जो कांटेक्ट होता है इतना ज़्यादा नहीं होता है। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, इसको देख लें आप ज़रा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया जो है कनेक्ट होता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री है, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में ज़रा देख लें एरोज दिखाई देते हैं कि इनकी मूवमेंट्स ज़्यादातर किस डायरेक्शंस में रहती है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है कि स्लिप कैसे होता है, यानी कि वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके बीच में जो स्लिप होता है वो कैसे दिखाया जाता है। स्टेज ए है, स्टेज बी में देख लें आप ज़रा, और स्टेज सी में ज़रा जाके देखें, यानी कि एक ही स्लिप को ये 3 डिफरेंट फिगर्स में एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद आपके पास बहुत सारी और रीजंस हैं। फॉर सपोज एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ अपवर्ड्स होती है बहुत ज़्यादा टाइम, कि डाउनवर्ड के चांसेस ज़ीरो होते हैं। इंटीरियर एनर्जी मैंने वही बताया जो वोल्केनिक इरप्शन की फॉर्म में अपर सरफेस से बाहर निकल के आती है। ये भी जो है स्लाइडिंग सी बताई गई है। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी में एक्चुअल में ये नाम इस बेसिस पर दिया गया है कि जो वेव्स होती हैं उनको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं, जो कि अर्थ की एक्सप्लोजन